नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आप सभी ने अध्याय 9 में भाग 9 तक देखा था। भाग 9 में मैंने आपको न्यूक्लिक अम्ल के प्रकार डीएनए व आरएनए के बारे में बताया, लेकिन यहाँ पर अभी हमने भाग 9 में डीएनए की कंप्लीट संरचना, उसके कार्य के बारे में बताया था। फिर उसके बाद चारगाफ का नियम बताया। अब आप आरएनए के बारे में भाग 10 के अंतर्गत पढ़ेंगे, जो कि इस टॉपिक में होगा। तो भाग 10 के अंतर्गत आपको आरएनए के बारे में बताया जाएगा। तो टॉपिक शुरू करने से पहले हमने भाग 9 में जो क्वेश्चंस किए थे उसके आंसर्स देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमने आपसे भाग 9 में किया था कि डीएनए का अध्ययन सर्वप्रथम एक्स किरण डिफ्रैक्शन के आधार पर किसने किया था। तो इसका आंसर होगा विल्किंस और फ्रैंकलिन ने। दूसरा क्वेश्चन हमने आपसे किया था कि डीएनए का मॉडल सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था। तो इसका आंसर है वाटसन एवं क्रिक ने। फिर हमने तीसरा आपसे क्वेश्चन किया था कि डीएनए का व्यास कितना होता है। तो डीएनए का व्यास 20 एंगस्ट्रॉन होता है। चौथा आपसे क्वेश्चन किया था डीएनए में 2 नाइट्रोजन क्षारों के बीच की दूरी कितनी होती है। तो 2 नाइट्रोजन क्षारों के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉन होती है। अगर आप इसे नैनोमीटर में लिखना चाहें तो 0.34 नैनोमीटर लिख सकते हैं। फिर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया था डीएनए के एक पिच की दूरी कितनी होती है। तो डीएनए के एक पिच की दूरी 34 एंगस्ट्रॉन या 3.4 नैनोमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे किया गया था डीएनए का एक सिरा 5' to 3' है, तो दूसरा सिरा किस तरफ होगा 3' to 5'। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन डीएनए का बैकबोन किसका बना होता है। तो मैंने आपको बताया था डीएनए का बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी जिसे कह सकते हैं। तो बैकबोन बना होता है फास्फेट और शुगर का, पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एडेनिन व थाइमिन के बीच कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। तो एडेनिन और थाइमिन के बीच 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। फिर साइटोसिन और ग्वानिन के बीच कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें डीएनए को 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने पर क्या होता है और उसे पुनः ठंडा करने पर क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था डीएनए को 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने पर दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाते हैं, पुनः इसे ठंडा करने पर दोनों स्ट्रैंड जुड़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने आपसे किया था जेड डीएनए के एक पिच में कितने नाइट्रोजन क्षार होते हैं और जेड डीएनए की कुंडलिनी की दिशा क्या होती है। तो जेड डीएनए के एक पिच में 12 नाइट्रोजन क्षार होते हैं और इसकी कुंडलिनी की दिशा वामावर्त होती है, यानी एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, वामावर्त होती है। तो इतने क्वेश्चंस थे जिनके आंसर्स आपने देख लिया। अब आते हैं हम भाग 10 के टॉपिक पर, जो कि होगा आरएनए। तो चलिए शुरू करते हैं आरएनए के बारे में, जिसे हम कहते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबो न्यूक्लिक अम्ल। तो चूंकि आपने अभी पढ़ा था इससे पहले भी कि डीएनए हो चाहे आरएनए हो, ये दोनों कौन हैं, न्यूक्लिक अम्ल हैं। और न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण किससे होता है, न्यूक्लियोटाइड से। न्यूक्लियोटाइड में क्या चीज़ें होती हैं, 3 चीज़ें, पेंटोज शर्करा, नाइट्रोजन क्षार और फास्फेट समूह। फिर आपने पढ़ा था पेंटोज शर्करा कितने प्रकार का होता है। तो 2 प्रकार का, राइबोज और डीऑक्सीराइबोज, जिसमें राइबोज किस में पाया जाता है, आरएनए में, डीऑक्सीराइबोज डीएनए में। अंतर आपको बताए हैं। नाइट्रोजन क्षार कितने प्रकार का होता है, 2, पिरिमिडिन और प्यूरिन। पिरिमिडिन कितने प्रकार का होता है, 3, थाइमिन, साइटोसिन, यूरेसिल। प्यूरिन 2 प्रकार का, एडेनिन और ग्वानिन। फास्फेट समूह तो वही PO4। तो चाहे आरएनए हो चाहे डीएनए हो, ये किसके बने होते हैं, न्यूक्लियोटाइड के। अब न्यूक्लियोटाइड में बस ध्यान में ये रखना है कि पेंटोज शर्करा, नाइट्रोजन क्षार, फास्फेट समूह तो तीनों में पाया जाएगा, डीएनए में भी और आरएनए में भी। लेकिन ध्यान ये रखना है कि इन पेंटोज शर्करा में से कौन सा पेंटोज शर्करा आरएनए में पाया जाता है, कौन सा पेंटोज शर्करा डीएनए में पाया जाता है। फिर आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से नाइट्रोजन क्षार आरएनए में पाए जाते हैं, कौन कौन से नाइट्रोजन क्षार डीएनए में पाए जाते हैं। तो ये चीज़ें आपको बता दिया हमने कि राइबोज शर्करा आरएनए में पाया जाता है, डीऑक्सीराइबोज शर्करा डीएनए में पाया जाता है। अगर हम नाइट्रोजन क्षार की बात करें तो नाइट्रोजन क्षार में डीएनए में क्या क्या पाया जाता है, एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन और थाइमिन पाया जाता है। ठीक है, मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं
कि प्यूरिन तो दोनों पाया जाता है, एडेनिन और ग्वानिन, लेकिन जो पिरिमिडिन है वो थायमिन और साइटोसिन पाया जाता है। यूरेसिल डीएनए में नहीं पाया जाता, ठीक है, याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आरएनए में अगर नाइट्रोजन छाकर देखें तो इसमें भी एडेनिन ग्वानिन दोनों पाया जाएगा, लेकिन थायमिन की जगह पर यहाँ पर क्या होगा, थायमिन नहीं पाया जाएगा। आरएनए में थायमिन नहीं पाया जाता, इसके स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है और साइटोसिन पाया जाता है। यानी एडेनिन यहाँ पर थायमिन से जुड़ता है डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ, और यहाँ पर ग्वानिन साइटोसिन के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ता है। सेम यहाँ पर आरएनए में भी एडेनिन यूरेसिल के साथ जुड़ता है डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ, और साइटोसिन ग्वानिन से ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ता है। बस ये था कुछ अंतर। अब फिर आपने पढ़ा था कि डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती हैं। कोई भी न्यूक्लिक अम्ल हो वो सब पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला ही होती हैं। कोई भी न्यूक्लिक अम्ल हो वो क्या होती है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती हैं। और आपने अभी देखा पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला क्या होती है, ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला। अगर डीएनए की बात की जाए तो डीएनए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से मिलकर बना होता है, मतलब ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला और दूसरा ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला। ऐसे पढ़ा था ना आपने डीएनए की संरचना, ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला हो गया, उसके बाद दूसरा पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला इधर, और दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड्स के द्वारा जुड़े होते हैं, इस तरह से जुड़े होते हैं ना। तो डीएनए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना होता है, लेकिन आरएनए एकल पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से मिलकर बना होता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एकल पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से मिलकर बना होता है। मतलब आप अगर बना होता है, आप अगर देखना चाहें कि इसकी संरचना कैसी होती है आरएनए की, तो आरएनए में डबल स्टैंड नहीं पाए जाते हैं, सिंगल स्टैंड पाई जाती है, ऐसे बस ये संरचना होती है। आरएनए में एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला पाई जाती है, मतलब फास्फेट प्लस शुगर नाइट्रोजन क्षार, फास्फेट प्लस शुगर नाइट्रोजन क्षार, फास्फेट प्लस शुगर नाइट्रोजन क्षार, ये एक सिंगल श्रृंखला होती है, ठीक है। डीएनए की तरह ये डबल श्रृंखला नहीं होती, लेकिन ध्यान रखेंगे कुछ ऐसे भी आरएनए हैं, कुछ विषाणु कहेंगे, कुछ विषाणु जिनमें द्विरज्जुकी आरएनए यानी डबल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाता है। एक्सेप्शनल चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं तो याद करते चलिएगा, डबल स्टैंडर्ड आरएनए पाई जाती हैं। देखिए जितने भी आरएनए होते हैं वो सब सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं, जितने भी आरएनए हैं सब सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं, एक रज्जुकी होते हैं, एक रज्जुकी। लेकिन कुछ वायरस ऐसे हैं जिनमें आरएनए द्विरज्जुकी होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है। वो वायरस के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो वो वायरस है आपका वाउंड ट्यूमर वायरस, वाउंड ट्यूमर वायरस जिसे हम रियो वायरस भी कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है MS2 वायरस। ये 2 एग्जाम्पल ऐसे हैं जिन वायरसेस में जो आरएनए पाया जाता है वो डबल स्टैंडर्ड होता है। एक्सेप्शनल चीज़ें आप याद करेंगे तुरंत, क्योंकि ये सारी चीज़ें नीट में खूब पूछी जाती हैं। सभी जानते हैं कि आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कोई आरएनए डबल स्टैंडर्ड भी होता है? तो पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि डबल स्टैंडर्ड आरएनए का एग्जाम्पल बताइए, तो वाउंड ट्यूमर वायरस और MS2 वायरस। वाउंड ट्यूमर वायरस रियो वायरस के समूह का एक वायरस होता है। तो ये हो गया आरएनए के बारे में जो मेन बेसिक कॉन्सेप्ट है कि आरएनए किससे मिलकर बना होता है। तो न्यूक्लियोटाइड से, जैसे डीएनए वैसे आरएनए बना होता है। फ़र्क क्या है, डीएनए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से मिलकर बना होता है, आरएनए सिंगल एकल पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से मिलकर बना होता है। लेकिन कुछ ऐसे वायरस हैं जिनमें आरएनए डबल स्टैंडर्ड भी होते हैं। जैसे डीएनए के बारे में बताया था कि 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से मिलकर बने होते हैं ऐसे, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी डीएनए हैं जो सिंगल स्टैंडर्ड हैं। किसमें पाया जाता है? 5x174 कॉलीफेज वायरस में बताए थे ना आपको, कॉलीफेज वायरस में, जिसमें सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है। अब हम आरएनए की संरचना देखेंगे कैसा होता है, कैसे इसका निर्माण होता है आरएनए का, आरएनए कितने प्रकार के होते हैं। तो इन आरएनए के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लेने के लिए आपको सबसे पहले ये जानना आवश्यक है कि आरएनए का निर्माण कैसे होता है।
जब आप समझ लेंगे कि आरएनए का निर्माण कैसे होता है तो आरएनए की संरचना बहुत ईजी हो जाएगा समझने में। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं आरएनए का निर्माण कैसे होता है। हालांकि ये जो टॉपिक आपको बताने जा रहे हैं आरएनए की संरचना या आरएनए का निर्माण कैसे होता है वो क्लास 12th में आता है चैप्टर नंबर 6 में, लेकिन यहाँ पर ही आप अगर उसे पढ़ लें, अगर और डिटेल पढ़ना है तो आप चैप्टर 6 क्लास 12th में पढ़ सकते हैं, और नहीं तो थोड़ा बहुत समझना है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जब आप आरएनए का निर्माण कैसे होता है ये प्रोसेस समझ लेंगे तो आरएनए की संरचना भी ईजी हो जाएगा। जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आरएनए से आप कर ले जाएंगे। सबसे पहले एक शब्द देखते हैं, एक कॉन्सेप्ट है जिसको कहते हैं सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहता है कि जो आनुवंशिक लक्षण होते हैं, आनुवंशिक लक्षण आपको बताया था ना, वे लक्षण जो माता पिता से संतान में जाते हैं। आनुवंशिक लक्षण ऐसे लक्षण होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। कौन लेके जाता है जल्दी बताइए? डीएनए लेके जाता है। इसीलिए डीएनए को हम क्या कहते हैं? आनुवंशिक पदार्थ। आनुवंशिक पदार्थ कहते हैं क्योंकि यही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक लक्षणों को लेकर जाता है। लेकिन माता पिता से लक्षण जाता तो है उनकी संतान में, किसके माध्यम से? डीएनए के माध्यम से। लेकिन इस संतान में उन आनुवंशिक लक्षणों का, वे आनुवंशिक लक्षण प्रदर्शित कैसे होते हैं, वे आनुवंशिक लक्षण प्रदर्शित कैसे होते हैं, तो इसी को बताया सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ने। इन्होंने कहा इंफॉर्मेशन फ्लोज इन वन डायरेक्शन फ्रॉम डीएनए टू आरएनए एंड फ्रॉम आरएनए टू प्रोटीन। मतलब आनुवंशिक लक्षण की सूचना डीएनए से एमआरएनए में स्थानांतरित होती है और फिर एमआरएनए से प्रोटीन के माध्यम से एक्सप्रेस होता है। ठीक है, सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या कहता है कि डीएनए से पहले एमआरएनए बनता है, फिर एमआरएनए से प्रोटीन बनता है, और यही आनुवंशिक लक्षण को दर्शाता है। हमारा पूरा शरीर अलग अलग प्रकार के प्रोटीन से मिलकर बना होता है। प्रोटीन शरीर निर्माणकारी तत्व माना जाता है। तो कैसा संरचना बनेगा, यही संरचना का निर्धारण करता है। और ये संरचना, ये प्रोटीन कैसा बनेगा, ये कौन निर्धारित करता है? डीएनए। डीएनए के पास सूचना होती है कि कौन सा प्रोटीन बनाना है, कौन सा नहीं। तो सबसे पहले क्या होता है कि डीएनए से पहले डीएनए बनता है। एक डीएनए से दो डीएनए बनता है। इसे हम कहते हैं रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन यानी हिंदी में प्रतिलिपिकरण। और फिर डीएनए से एमआरएनए बनता है जिसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन या हिंदी में अनुलिपिकरण। अनुलिपिकरण। एमआरएनए से प्रोटीन बनता है जिसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। इससे पहले भी बताए थे कि प्रोटीन बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। रूपांतरण नहीं, रूपांतरण। तो आपने देखा कि आरएनए का निर्माण कैसे होता है। आरएनए का निर्माण डीएनए से होता है। यहाँ पर हमने स्पेसिफिक एमआरएनए को बताया है। जितने भी आरएनए होते हैं, 3 टाइप के आरएनए होते हैं, यहीं पर आप याद करते चलिए। आरएनए 3 टाइप के होते हैं। एमआरएनए जिसे हम मैसेंजर आरएनए या संदेशवाहक आरएनए कहते हैं, टीआरएनए जिसे हम ट्रांसफर आरएनए भी कहते हैं या फिर हम इसे सॉल्युबल आरएनए भी कहते हैं, और फिर आता है आरआरएनए जिसे हम राइबोसोमल आरएनए कहते हैं, जो राइबोसोम्स में पाए जाते हैं। तो याद करिए आरएनए कितने प्रकार के होते हैं? 3, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। तो यहाँ पर हमें मेनली जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है, इसी के बारे में ज़्यादा पढ़ना है, फिर हम इसके बारे में इंपॉर्टेंट है ये भी पढ़ना है। लेकिन सबसे पहले हम स्ट्रक्चर इन्हीं का समझेंगे, एमआरएनए का, कि एमआरएनए का संरचना कैसा होता है, किससे बनता है ये। तो आपने यहाँ पर देखा एमआरएनए का निर्माण किससे होता है? डीएनए से। अब हम देखेंगे कि एक्चुअल में डीएनए कैसे एमआरएनए बनता है, थोड़ा सा बताएंगे। बाकी तो बहुत डिटेल प्रोसेस होता है इन सब, ये सब आपको क्लास 12th में बताया जाएगा। और अगर चाहें तो आप देख सकते हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 6, वहाँ पर बताया गया है। आप वीडियो अपलोड हो चुका है यूट्यूब पर, आप वहाँ पर देख सकते हैं। और
बढ़िया रहेगा कि अगर आप वहाँ पर देख लें, चैप्टर 6 पूरा पढ़ लें क्लास 12 की, तो ये चैप्टर्स समझने में आपको बहुत आसानी होगी, क्योंकि खूब क्वेश्चंस यहाँ से भरपूर पूछा जाता है नीट में। क्योंकि एक चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स में भी आ गया, फिर उसके बाद केमिस्ट्री बायोमोलिक्यूल्स में भी आता है, फिर सेकेंड ईयर के चैप्टर 6 में भी आता है, इसलिए यहाँ से खूब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम आपको बताने वाले थे कि डीएनए से आरएनए कैसे बनता है, डीएनए से एमआरएनए कैसे बनता है। सबसे पहले हम देखें डीएनए की संरचना। तो डीएनए कुछ इस तरह से होता है, मैंने आपको बताया था, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, जिनके बीच में क्या होता है, नाइट्रोजन क्षार, इस तरह से, जो कि हमारे टी शर्ट के बैक पे भी बना हुआ है डीएनए। यही संरचना होती है डीएनए की। फिर हमने बताया था इसका एक सिरा 5' होता है, तो दूसरा इसका अंतिम छोर क्या होता है, 3', और एक तरफ 5' है तो दूसरी तरफ 3', और इसका अंतिम सिरा किस तरफ होगा, 5'। ये आपको बताया गया था 3', 5' क्या होता है। सबसे पहले ये अनवाइंड होते हैं, अनवाइंडिंग मतलब जो जैसे रस्सी ऐंठा हुआ होता है, मुड़ा हुआ होता है, उसको हम खोल दें तो हम इसी को कहते हैं अनवाइंडिंग, खोलना। तो जब खोल देंगे तो ये संरचना कैसी हो जाएगी, सीढ़ी जैसी, जो मैं आपको बताया हूँ। अगर हम इसी को पकड़ के खोल दें तो ये कैसी संरचना हो जाएगी, सीढ़ी जैसी। तो सबसे पहला प्रोसेस होता है अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए। इसके लिए अलग अलग एंजाइम्स कार्य करते हैं, वो सब आपको क्लास 12 में बताया जाएगा। अनवाइंडिंग होने के बाद डीएनए ऐसी दिखाई देगी, 5', 3', 3', 5'। अब एक और दूसरा एंजाइम आता है जो इन नाइट्रोजन क्षारों के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ता हुआ आगे बढ़ जाता है। ये नाइट्रोजन क्षार होंगे ना, जैसे मान लो यहाँ पर एडेनिन है, थाइमिन है, साइटोसिन, ग्वानिन है, साइटोसिन है। मान लो यहाँ पर थाइमिन है तो यहाँ पर एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन। तो ये दोनों आपस में किससे जुड़े होते हैं, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड साथ, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड साथ। तो एक एंजाइम जिसका नाम है हेलिकेज, ये सब आपको 12th में बताया जाएगा। ये क्या करता है, आगे बढ़ते हुए जितने भी नाइट्रोजन क्षार के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं सबको तोड़ देता है। अगर ये हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ देगा तो दोनों पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं अलग हो जाएंगी, हो जाती हैं। उसके बाद क्या होता है, थोड़ा दूरी बना लेते हैं, ये दोनों श्रृंखलाएं दूरी बना लेते हैं। एक श्रृंखला यहाँ पर 5' to 3', to 5'। नाइट्रोजन क्षारों को लिख लेते हैं। मान लो यहाँ पर एडेनिन था तो इसके जैसे सामने क्या रहा होगा, थाइमिन, यहाँ पे साइटोसिन तो यहाँ पर ग्वानिन, यहाँ पर ग्वानिन तो यहाँ पर साइटोसिन, थाइमिन, एडेनिन, फिर मान लो थाइमिन है, फिर एडेनिन, यहाँ पर एडेनिन तो थाइमिन। स्वतंत्र हैं आप, नाइट्रोजन क्षारों को क्रम कुछ भी आप लिख सकते हैं, आप इसके लिए स्वतंत्र हैं। इसका कोई सीक्वेंस आपको याद नहीं करना है अभी फ़िलहाल। एडेनिन है तो थाइमिन, थाइमिन है तो एडेनिन, ग्वानिन है तो साइटोसिन, साइटोसिन है तो ग्वानिन, ग्वानिन है तो साइटोसिन। ये डीएनए पृथक हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गया, दोनों पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं अलग हो गई। अब इस सिरे पर 3' to 5' जो होता है डीएनए का, इसी सिरे पर एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है। कैसे होता है एमआरएनए का फॉर्मेशन, तो इसके लिए बहुत सारे एंजाइम से रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिसमें आरएनए पॉलीमरेज मुख्य भूमिका निभाती है। वो सब आपको क्लास 12 में ही पढ़ना है। अभी सिर्फ इतना जानना है कि दोनों स्ट्रैंड में से इस स्ट्रैंड पर आरएनए बनता है कैसे। इन्हीं के सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आरएनए के न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते जाते हैं, आरएनए के न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते जाते हैं। मान लो यहाँ पर थाइमिन है तो थाइमिन के स्थान पर आरएनए का न्यूक्लियोटाइड, आरएनए के कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं, 4। कौन कौन से, एडेनिन वाला, ग्वानिन वाला, साइटोसिन वाला और यूरेसिल वाला। तो यहाँ पर थाइमिन है तो कौन जुड़ेगा, एडेनिन। किस दिशा में बनेगा, 5' to 3'। फिर देखेंगे तो यहाँ पर दूसरा न्यूक्लियोटाइड आकर जुड़ेगा, ग्वानिन है तो साइटोसिन, साइटोसिन है तो ग्वानिन, एडेनिन है तो यूरेस से जुड़ेगा, थाइमिन नहीं, क्योंकि क्या बन रहा है, ये एमआरएनए बन रहा है, एमआरएनए बन रहा है। तो आरएनए में थाइमिन नहीं पाया था, एडेनिन है तो इसके सामने यूरेसिल आता है। फिर उसके बाद एडेनिन है तो यूरेसिल, थाइमिन है तो एडेनिन, ग्वानिन है तो साइटोसिन, साइटोसिन है तो ग्वानिन, थाइमिन है तो यूरेस, एडेनिन।
एडेनिन है तो यूरेसिल, साइटोसिन है तो ग्वानोसिन, ग्वानोसिन है तो साइटोसिन, साइटोसिन है तो ग्वानिन। ये हो गया 5' to 3' दिशा में। देखिए ये mRNA बन गया। देखिए ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए था, डबल स्टैंडर्ड डीएनए था। ये 2 भागों में डिवाइड हुआ ऐसे। उसके बाद इसका ये डीएनए का एक सिरा 5' to 3' है और ये वाला सिरा क्या है 3' to 5' है। तो 3' to 5' वाले सिरे पर जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है वो आरएनए पर कॉपी हो जाती है। कॉपी ही कहते हैं इसे, कॉपी हो गई मतलब इसका जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, डीएनए पर जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो कॉपी हो गई एमआरएनए के पास। अब एमआरएनए के पास सूचना स्थानांतरित हो गया और यही सूचना आगे जाकर कोशिका द्रव में जाती है और फिर प्रोटीन का निर्माण करती है। ध्यान से देखिएगा, समझिएगा सारी बातों को। क्यों ऐसा होता है? एक कोशिका है, उसके बीच में न्यूक्लियस होता है, केंद्रक, और केंद्रक में ही डीएनए पाया जाता है। डीएनए कोशिका, ये क्षेत्र क्या है? कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। और आपको पता है कि साइटोप्लाज्म में डीएनए नहीं पाया जाता, नहीं पाया जाता ना। कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में। और आपको पता है कि डीएनए से ही क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा। प्रोटीन जो कि शरीर की संरचना का निर्धारण करता है। यानी शरीर की संरचना कैसी बनेगी इसकी इन्फॉर्मेशन किसके पास होती है? डीएनए के पास। और प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? कोशिका द्रव में। तो डीएनए कोशिका द्रव में नहीं निकल कर आ पाएगा, इसीलिए ये क्या करता है? अपना संदेश किसको भेज देता है? आरएनए को। कहता भैया आरएनए तुम जाओ कोशिका द्रव में सूचना लेकर और जाके प्रोटीन बनाओ। मतलब यहाँ पर ये प्रधानमंत्री हैं और ये अपनी जो भी कार्य करनी है लोगों के लिए, जो भी कार्य करना है उसको एक संदेश में देकर मुख्यमंत्री के पास भेजें। मतलब इनके पास इतना टाइम तो है नहीं कि वो दिल्ली छोड़ के किसी भी राज्य में बार बार जाके काम को समझाएं। तो ये क्या करेंगे? दिल्ली से ही नोटिस भेज देंगे मुख्यमंत्री के पास। अब मुख्यमंत्री क्या करेगा? इस नोटिस को जारी करेगा अपने क्षेत्र में। तो वही चीज़ है यहाँ पर, डीएनए अपनी जो सूचना है, इन्फॉर्मेशन है कि प्रोटीन कैसे बनेगा, इसको स्थानांतरित कर देता है आरएनए को। अब आरएनए केंद्रक से निकल कर कोशिका द्रव में आ जाता है और कोशिका द्रव में आकर प्रोटीन का निर्माण करता है। तो आपने ये भी देखा कि डीएनए से आरएनए कैसे बनता है, और आप ये भी देख रहे हैं कि आरएनए क्या है? एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है, सिंगल है ना। अब हम इस डीएनए को अगर मिटा दें तो देखिए कैसा लगेगा एमआरएनए। यही तो है एमआरएनए जो आपने बनाया, सिंगल स्टैंडर्ड है ना। तो एमआरएनए हमेशा सिंगल स्टैंडर्ड होता है, एमआरएनए हमेशा सिंगल स्टैंडर्ड होता है। तो चलिए आपने देखा कि एमआरएनए का निर्माण कैसे होता है। लेकिन अब इस एमआरएनए पर 2 भाग होते हैं। एक को कहते हैं एक्सॉन, जो प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है, प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है, मतलब पार्टिसिपेट करता है। ऐसा नहीं कि वहाँ से भाग लेता है, भागता नहीं है, पार्टिसिपेट करता है। मतलब एक्सॉन से ही प्रोटीन का निर्माण होता है। एक्सॉन में ही ऐसे न्यूक्लियोटाइड होते हैं जो प्रोटीन के संश्लेषण में भाग लेते हैं। और इसी एमआरएनए पर एक और संरचना होती है, इंट्रॉन। भाग कहेंगे, संरचना नहीं। इसी में इंट्रॉन होता है जो प्रोटीन संश्लेषण में भाग नहीं लेता। ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रोटीन संश्लेषण में भाग नहीं लेता, उसे हम क्या कहते हैं? इंट्रॉन्स। मतलब हो सकता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक संरचना क्या हो? एक एक्सॉन हो जो प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है। हो सकता है यहाँ से लेकर यहाँ तक इंट्रॉन हो जो प्रोटीन के संश्लेषण में भाग नहीं लेता। हो सकता है यहाँ से लेकर यहाँ तक फिर से एक्सॉन हो जो प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है। हो सकता है यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसा भाग हो जो प्रोटीन संश्लेषण में भाग नहीं लेता, उसे हम क्या कहते हैं? इंट्रॉन। तो अब हम इसको एक्सॉन और इंट्रॉन के टर्म में देखेंगे एमआरएनए को। सब कुछ समझते चलेंगे, याद करते चलेंगे। हो सकता है ये एक्सॉन हो तो इसको हम नंबरिंग कर देंगे फर्स्ट, फिर आता है इंट्रॉन, एक्सॉन के बाद इंट्रॉन ही आएगा, फिर उसके बाद एक्सॉन सेकंड, फिर हो सकता है आ जाए इंट्रॉन, फिर आ जाएगा एक्सॉन थर्ड,
फिर उसके बाद हो सकता है इंट्रॉन आ जाए। तो ये जो डीएनए से तत्काल जो एमआरएनए बनता है वो कंप्लीट एमआरएनए स्ट्रक्चर नहीं है, इसे हम कहते हैं प्रीकर्सर। अभी ये सही से एमआरएनए नहीं बना है। जो डीएनए से एमआरएनए बन के निकलता है उसमें एक्सॉन और इंट्रॉन दोनों होते हैं। तो जो मुख्य रूप से जो कार्यशील एमआरएनए है उसमें इंट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। तो इस वजह से जो डीएनए से तत्काल एमआरएनए बनकर निकला है उसमें एक्सॉन और इंट्रॉन दोनों होते हैं, इसीलिए हम इस आरएनए को क्या कहते हैं, प्रीकर्सर आरएनए, या हम ऐसे कहेंगे प्राइमरी आरएनए ट्रांसक्रिप्ट कहते हैं, प्राइमरी आरएनए ट्रांसक्रिप्ट, या इसे हम प्रीकर्सर आरएनए कहते हैं, प्रीकर्सर आरएनए। अब इस आरएनए में एक प्रोसेस होता है, इस आरएनए में एक प्रोसेस होता है जिसे कहते हैं स्प्लाइसिंग। इस प्रोसेस में क्या होता है, इसको हिंदी में भी स्प्लाइसिंग ही कहते हैं, स्प्लाइसिंग, इसका हिंदी कहीं शुद्ध से मिला नहीं, इंग्लिश ही याद करिए, स्प्लाइसिंग में क्या होता है, इंट्रॉन्स और रिमूव्ड, जितने भी इंट्रॉन्स हैं वो हट जाते हैं, जितने भी इंट्रॉन्स हैं वे सभी क्या होते हैं, यहाँ से निकल जाते हैं। जितने भी इंट्रॉन्स हैं ऐसे बनाते हैं, इंट्रॉन रिमूव्ड, जितने भी इंट्रॉन्स हैं वो हट जाते हैं और जितने एक्सॉन्स हैं वो आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं, एमआरएनए। तो जितने इंट्रॉन्स हैं उनको हटा दीजिए। स्प्लाइसिंग का मतलब समझ में आया। स्प्लाइसिंग में क्या होता है, इंट्रॉन्स और रिमूव्ड, जितने इंट्रॉन्स हैं वो सब हट जाते हैं। अब जितने भी एक्सॉन्स हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं, क्योंकि एक्सॉन ही प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेते हैं, इंट्रॉन्स प्रोटीन संश्लेषण में भाग नहीं लेते, इसलिए ये निकल जाते हैं। एक्सॉन फर्स्ट, एक्सॉन सेकंड, एक्सॉन थर्ड, और ये हो गया एक कंप्लीट स्ट्रक्चर एमआरएनए का। लेकिन अब ये अधूरा है, इसके आगे क्या होता है, एमआरएनए के आगे एक 5' कैप होता है, इसे हम कहते हैं 5' कैप, या इसे हम कहते हैं लीडर सेगमेंट। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा हम और जगह दे देंगे क्योंकि शुरुआत में ही एक्सॉन फर्स्ट नहीं होता, उससे पहले भी कुछ नाइट्रोजन क्षार होते हैं जो प्रोटीन संश्लेषण में भाग नहीं लेते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, नॉन कोडिंग रीजन, जो प्रोटीन संश्लेषण में भाग नहीं लेता, नॉन कोडिंग रीजन फर्स्ट। उसके बाद जो पहला कोडॉन होता है, अभी बताते कोडॉन क्या होता है, उसे हम क्या कहते हैं, इनिशिएशन कोडॉन। तो यहाँ पर होता है नॉन कोडिंग रीजन के जस्ट बाद जो कोडॉन होता है उसे हम कहते हैं इनिशिएशन कोडॉन। और एक्सॉन से लेकर जितने भी एक्सॉन्स तक हैं उसे हम क्या कहते हैं, कोडिंग रीजन। ये कोडिंग रीजन और नॉन कोडिंग रीजन क्या है, बड़ा दुविधा करता है नहीं, चलिए समझते हैं। कोडिंग रीजन ऐसा रीजन होता है जिसके माध्यम से प्रोटीन का निर्माण होता है। यही क्षेत्र होते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्षेत्र होते हैं जहाँ पर प्रोटीन बनता है। यहाँ पर प्रोटीन नहीं बनता, यहाँ पर प्रोटीन नहीं बनता। ये जो रीजन है वो कहलाता है नॉन कोडिंग रीजन सेकंड, नॉन कोडिंग रीजन सेकंड। ये नॉन कोडिंग रीजन फर्स्ट, ये नॉन कोडिंग रीजन सेकंड। यहाँ पर जो लास्ट में जो कोडॉन होता है उसे हम कहते हैं टर्मिनेशन कोडॉन। और यहाँ पर लास्ट में एमआरएनए में पाया जाता है पॉली ए सीक्वेंस, जिसका ज़्यादा कुछ महत्व नहीं है, बस आपको महत्व कोडिंग रीजन और नॉन कोडिंग रीजन को समझना ही है। अब ये इनिशिएशन कोडॉन क्या है, टर्मिनेशन कोडॉन क्या है, आप चलिए देखिए फिर से एमआरएनए की संरचना। अभी देखा आपने एमआरएनए कैसा होता है, ये है 5' to 3'। मान लीजिए यहाँ पर एडेनिन है, थाइमिन तो पाया नहीं जाएगा, यूरेसिल ग्वानिन साइटोसिन, यूरेसिल एडेनिन, यूरेसिल ग्वानिन साइटोसिन। मान लीजिए कोई एमआरएनए है, यही एमआरएनए संरचना है। इसमें क्या होता है, जो सबसे पहला जो कोडॉन होता है, इससे पहले भी कोडॉन हो सकते हैं, ऐसा नहीं है, इससे पहले भी कोडॉन हो सकते हैं। मान लो GBSCCU ये कोडॉन है, मान लो यहाँ तक
तब तक प्रोटीन का बनना शुरू नहीं होता जब तक इनिशिएशन कोडॉन ना मिल जाए। इनिशिएशन कोडॉन 3 नाइट्रोजन क्षार से, कोडॉन कोई भी हो, जितने भी कोडॉन हैं वो सब ट्रिपलेट फॉर्म में होते हैं। ट्रिपलेट फॉर्म का मतलब 3 नाइट्रोजन क्षार से मिलकर बने होते हैं, 3 नाइट्रोजन क्षार से मिलकर बने होते हैं। ये सब आपको 12th में बताया जाएगा, लेकिन आप जानकारी यहीं पे लिए रहिए, ज़्यादा सही रहेगा, तभी आपको आरएनए की संरचना समझ में आएगी। तो 3 नाइट्रोजन क्षार से मिलकर बने होते हैं। कौन बने होते हैं बताइए? 3 नाइट्रोजन क्षार से मिलकर कौन बने होते हैं? कोडॉन। तो यहाँ पर जो इनिशिएशन कोडॉन है वो है AUG। अगर 4 प्रकार के नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं ना, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। आरएनए में 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं ना। अगर इन 4 प्रकार के नाइट्रोजन क्षारों को ट्रिपलेट फॉर्म में रखने की कोशिश की जाए तो कुल कितने नाइट्रोजन क्षारों का समूह ऐसा बनेगा जो 3 के फॉर्म में हो, जिसे हम कह सकते हैं कोडॉन। मतलब नाइट्रोजन क्षार 4 प्रकार के होते हैं, तो इनसे 3 के फॉर्म में कितने प्रकार के कोडॉन बनेंगे? तो इसी को क्या कर देंगे 4⁻3। तो 4 चौक 16, 16 चौक के 64 कोडॉन बनते हैं। और इन 64 कोडॉन में से 61 सक्रिय होते हैं और 3 क्या होता है? निष्क्रिय, जिसे हम स्टॉप कोडॉन कहते हैं। तुरंत यहीं पर याद करिए। 4 प्रकार के नाइट्रोजन क्षार से कितने प्रकार के कोडॉन बने? 64, जिनमें से 61 सक्रिय होते हैं और 3 निष्क्रिय। कौन कौन से? UAA, UAG और UGA। ये कैसे बनाया जाता है 64 प्रकार के कोडॉन? ये आपको 12th में बताया जाएगा। फिलहाल आपको यहाँ पर ये बातें याद करनी है कि 4 प्रकार के नाइट्रोजन क्षारों से 64 प्रकार के कुल कोडॉन बनते हैं, जिनमें से 61 कोडॉन सक्रिय होते हैं, 3 निष्क्रिय होता है। वो कौन कौन से हैं? ये UAA, UAG, UGA। इन्हें हम स्टॉप कोडॉन या टर्मिनेशन कोडॉन भी कहते हैं। टर्मिनेशन कोडॉन भी कहते हैं। और इन्हीं 61 सक्रिय में से AUG जो होता है वो कहलाता है इनिशिएशन कोडॉन। इनिशिएशन कोडॉन जो प्रोटीन संश्लेषण की शुरुआत करता है। तो यहाँ पर देखिए इनिशिएशन कोडॉन कौन है? AUG। टर्मिनेशन कोडॉन कोई भी हो सकता है, UAA भी हो सकता है UAA आ जाए, हो सकता है UAG आ जाए, हो सकता है UGA आ जाए। तो इन दोनों में से कोई भी हो सकता है टर्मिनेशन कोडॉन में, एक mRNA में। तो भैया देखिए यहाँ पर जो AUG से पहले वाला है, AUG से पहले वाला, AUG से पहले जितने भी कोडॉन होंगे वो सब नॉन कोडिंग रीजन फर्स्ट कहलाएंगे। AUG क्या कहलाएगा? इनिशिएशन कोडॉन। और AUG के बाद तब तक जब तक कि टर्मिनेशन कोडॉन में से कोई, चाहे ये यहाँ पर ना आ जाए, तब तक वाला रीजन क्या कहलाता है? कोडिंग रीजन। और फिर इस रीजन को क्या कहते हैं हम? टर्मिनेशन कोडॉन। UAA आया है ना, हो सकता है यहाँ पर UA की जगह पर UAG आ जाए, तब भी टर्मिनेट हो जाएगा। हो सकता है यहाँ पर UAG की जगह पर UGA आ जाए, तब भी टर्मिनेट हो जाएगा। टर्मिनेशन कोडॉन का मतलब होता है प्रोटीन बनने को रोक दे। देखिए प्रोटीन बनना यहाँ से शुरू होता है, AUG से शुरू होता है, बनते बनते इनिशिएशन का मतलब होता है शुरुआती। तो प्रोटीन के निर्माण को कौन शुरू करता है? AUG। और ख़त्म कौन करता है? इन तीनों में से कोई भी, इनमें से कोई भी। इसीलिए इसे हम कहते हैं स्टॉप कोडॉन, प्रोटीन संश्लेषण को रोक देते हैं। तो कोडिंग रीजन के बाद फिर क्या आएगा? टर्मिनेशन कोडॉन। और फिर इसके बाद जितने भी नाइट्रोजन क्षार हैं वो सब क्या कहलाएंगे? नॉन कोडिंग रीजन सेकेंड। और इसके बाद पॉली ए सीक्वेंस होता है। ये है mRNA की संरचना। देख रहे हैं कितना जटिल है? ये आसान नहीं है बाबू। इसको हमको समझने के लिए बहुत टाइम लगा था, तब जाके ये स्ट्रक्चर समझ में आया था। कोई टीचर समझा नहीं पाया था इसको, खुद से सीखा था, जितना नॉलेज हो सका रटा, ज़बरदस्ती चीज़ों को रटा था। जो नहीं समझ में आता था उसको भी रट लेता था, और रटने के बाद जब चीज़ों को समझने शुरू किए तो सब समझ में आने लगा क्या है कैसे है। तो आपके साथ भी वही होगा। हो सकता है बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको परेशान करें, नहीं समझ में आ रहा है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, क्या है कैसे है, तब तक नहीं समझ में आएगा जब तक आप चीज़ों को याद नहीं करेंगे।
सारी चीज़ों को आप याद करिए, जितने भी मैं बोला हूँ उसको फिर से देखिए, इन्हीं सभी को फिर से देखिए, नोट करिए, जितना बोला हूँ उसको याद करिए, सारा चीज़ समझ में आएगा। और अगर नहीं समझ में आता है तो अभी आप इसको स्किप कर सकते हैं, 11th में आपके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, 12th में आएगा चैप्टर नंबर 6 में, तब वहाँ पर आपको ये पूरा प्रोसेस डिटेल में बताया जाएगा, बताया गया भी है, मैं बार बार कहूँगा, आपको देखना है तो वहाँ पर देख सकते हैं। तो ये mRNA की संरचना है जिसका ये फाइनल स्ट्रक्चर होता है। बस, तो अब आप पहले RNA के बारे में कुछ लिखेंगे। सबसे पहले आप हेडिंग डालिए RNA राइबोन्यूक्लिक अम्ल। इसमें आप लिखेंगे कि RNA मुख्य रूप से पॉलीपेप्टाइड की एकल श्रृंखला होती है, लेकिन कुछ विषाणु जैसे कौन कौन से, वाउंड ट्यूमर वायरस, वाउंड ट्यूमर वायरस, या हम इसे क्या कह सकते हैं, रियो वायरस, एंड एक और एग्जांपल MS2 वायरस में द्विरज्जुकी यानी डबल स्टैंडर्ड RNA मिलता है। RNA भी न्यूक्लियोटाइड पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से मिलकर बने होते हैं। इनके एक न्यूक्लियोटाइड में राइबोस शर्करा फास्फेट समूह व नाइट्रोजन क्षार जो कि हैं एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल पाया जाता है। RNA में ब्रैकेट में लिखेंगे RNA में थाइमिन की जगह पर यूरेसिल पाया जाता है। फिर अगली लाइन से लिखेंगे कि सभी जीवों में DNA आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है, लेकिन RNA भी कुछ विषाणुओं, देखिए आपको शुरू से बताए हैं कि DNA जो होता है वो आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है। अभी इससे पहले भी आपको बताए थे, DNA सभी जीवों में आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है, ये सत्य है, लेकिन ऐसा नहीं है कि RNA भी आनुवंशिक पदार्थ का कार्य नहीं करता। कुछ विषाणु ऐसे हैं जिसमें RNA आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है। उन वायरस के नाम बार बार पूछे जाते हैं, याद कर डालिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ विषाणु ऐसे हैं जिनमें RNA आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। तो कौन कौन से विषाणु हैं, TMV जिसे हम कहते हैं टोबैको मोजैक वायरस। तो लिखेंगे कि सभी जीवों में DNA आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है, लेकिन कुछ विषाणुओं में RNA आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है, जैसे TMV टोबैको मोजैक वायरस। दूसरा एग्जाम्पल HIV ह्यूमन इन्फ्लुएंजा वायरस, उसके बाद रियो वायरस, और अभी जो आपका चल रहा है, इस समय जो चल रहा है, कौन सा वायरस, कोरोना वायरस। इसमें भी RNA आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। तो आप लिखेंगे कि सभी जीवों में DNA आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है, लेकिन कुछ विषाणु जिनमें RNA आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है, जैसे TMV टोबैको मोजैक वायरस, HIV ह्यूमन इन्फ्लुएंजा वायरस, रियो वायरस और कोरोना वायरस। यही कारण है कि कोरोना वायरस की वैक्सीन नहीं बन पा रही है। क्यों? क्योंकि देखिए अभी तक HIV का भी तो वैक्सीन नहीं बन पाया। रीज़न क्या है कि इनका जेनेटिक मटेरियल RNA होता है, बहुत गड़बड़ है। पहले RNA से DNA बनाएंगे और फिर DNA से प्रोटीन बनाएंगे। देखिए जो भी ये सब होते हैं, इन सभी के जो वैक्सीन बनाए जाते हैं, किसी भी बैक्टीरिया या वायरस का जो वैक्सीन बनाया जाता है, उसमें कोई मेडिसिन नहीं होता है। उन्हीं बैक्टीरिया को निष्क्रिय कर देते हैं, इनएक्टिव कर देते हैं। कोई वायरस है या बैक्टीरिया है जिसका वैक्सीन बनाया जाता है, उसी वायरस या बैक्टीरिया को निष्क्रिय करके हमारे शरीर में भेजते हैं। तो उस निष्क्रिय बैक्टीरिया को कैसे बनाते हैं, DNA से उसी का कॉपी बनाते हैं। तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि इन सब में क्या है, DNA आनुवंशिक पदार्थ के रूप में ना कार्य करके RNA पाया जाता है। तो अब साइंटिस्ट को ये प्रॉब्लम होती है कि RNA से पहले DNA बनाएं और फिर DNA से प्रोटीन बनाएं। तो ये बहुत जटिल प्रोसेस है, इसी कारण अभी तक वायरस का वैक्सीन नहीं बन पाता। अब जो बैक्टीरिया होते हैं उनके जो वैक्सीन होते हैं, जैसे BCG है, BCG ट्यूबरकुलोसिस का वैक्सीन है। तो इसमें क्या होता है, ट्यूबरकुलोसिस के बैक्टीरिया को ही निष्क्रिय फॉर्म में रख देते हैं, मतलब बैक्टीरिया को इनएक्टिव कर देते हैं और उन्हीं को हमारे शरीर में इंजेक्ट कराते हैं, उसी बैक्टीरिया को। वो बैक्टीरिया हमारे शरीर में आती है लेकिन रोग पैदा नहीं कर पाती। अब हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है एंटीबॉडी, वो एंटीबॉडी उनसे लड़ता है और उनसे लड़कर दिमाग में एंटीबॉडीज़ कई टाइप के होते हैं, जिनमें से एक एंटीबॉडी होता है जो इन सभी चीज़ों को याद रखता है, जिसे हम मेमोरी टी सेल्स कहते हैं। तो जो मेमोरी टी सेल्स होती हैं वो जो जिस रिएक्शन के द्वारा उस बैक्टीरिया को मारा है उसे याद रखता है।
और फिर जीवन में कभी अगर वो बैक्टीरिया हमारे शरीर में आया तो हमारे रक्त में उपस्थित एंटीबॉडीज़ को पता रहता है कि हम इससे पहले लड़ चुके हैं और इनको कैसे मारना है हमें पता है, तो वो जल्दी से तुरंत मार देती हैं, मतलब वो बैक्टीरिया हमारे शरीर में रोग उत्पन्न नहीं कर पाते हैं। एक तरह से वैक्सीन लगाया जाने का मतलब होता है कि हमें उस जीव से पहचान कराना, हमारे रक्त में उपस्थित एंटीबॉडी को उस जीव से पहचान कराना कि एक बार भैया पहचान लो, इनको आराम से मार पीट लो, अभी इनएक्टिव फॉर्म में हो सकता है कि इसके बाद ये एक्टिव फॉर्म में आएँ तो आपको इनको कैसे मारना है ये आप सीख लो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, वो आपको क्लास 12 के स्वास्थ्य एवं रोग चैप्टर में बताया गया है, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो ये हो गया आरएनए के बारे में एक पॉइंट कि डीएनए सभी जीवों में आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है, लेकिन कुछ जीव या कुछ विषाणु ऐसे हैं जिनमें आरएनए आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। तो वो हैं, एग्जाम्पल आपने लिख लिया, टीएमवी, एचआईवी, रियो वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस भी होता है। इन्फ्लुएंजा वायरस में भी आरएनए ही जेनेटिक मटेरियल के रूप में कार्य करता है। और उसके बाद कोरोना वायरस भी, जिसमें जेनेटिक मटेरियल के रूप में आरएनए पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे आरएनए के प्रकार। तो आरएनए के 3 प्रकार कौन कौन से लिख डालिए। एमआरएनए, जिसे हम मैसेंजर या संदेशवाहक आरएनए कहते हैं। दूसरा टीआरएनए, जिसे हम स्थानांतरण आरएनए कहते हैं। चलिए जल्दी से लिख लेते हैं आरएनए के प्रकार। तो आरएनए 3 प्रकार का होता है, कौन कौन से? पहला एमआरएनए, जिसे हम क्या कहते हैं, एम नाम कैसे पड़ा, मैसेंजर की वजह से मैसेंजर आरएनए कहते हैं। हिंदी में इसे क्या कहेंगे, संदेश वाहक आरएनए, संदेश का वाहक करता है, इसीलिए डीएनए के संदेश को लेकर जाता है, इसीलिए इसे हम संदेश वाहक आरएनए कहते हैं। दूसरा आता है टीआरएनए, टीआरएनए को हम एसआरएनए भी कहते हैं, मतलब इसको हम ट्रांसफ़र आरएनए भी कह सकते हैं। क्यों आरएनए ट्रांसफ़र आरएनए कहते हैं अभी आगे बताएंगे। या इसे हम सोल्यूबल आरएनए भी कहते हैं, घुलनशील आरएनए, हिंदी में स्थानांतरण आरएनए या घुलनशील आरएनए। और तीसरा होता है आरआरएनए, आरआरएनए को हम राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। क्यों कहते हैं राइबोसोमल आरएनए, क्योंकि ये राइबोसोम्स में पाए जाते हैं। तो इतना लिख लिया। अब आप सबसे पहले हेडिंग डालेंगे एमआरएनए, एमआरएनए मैसेंजर आरएनए या संदेश वाहक आरएनए। तो इसमें आप लिखेंगे पहला पॉइंट, एमआरएनए डीएनए के ऊपर निर्देशित सूचना का संदेश वाहक होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे एमआरएनए सदैव एक रज्जु की होता है, एमआरएनए सदैव एक रज्जु की होता है, अभी आपने पढ़ा, सिंगल स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। वह केंद्रक में डीएनए से बनता है। एमआरएनए का निर्माण कहाँ होता है, केंद्रक में। किससे होता है, डीएनए से। डीएनए से आरएनए बनता है, एमआरएनए, और एमआरएनए कहाँ चला आता है फिर, कोशिका द्रव्य में, और कोशिका द्रव्य में प्रोटीन का निर्माण करता है। तो आप लिखेंगे कि एमआरएनए का निर्माण केंद्रक में डीएनए से होता है। अब हम कुछ और चीज़ें आपको बताते हैं। डीएनए पर जीन पाए जाते हैं, ये जीन क्या होते हैं इसको समझते हैं। जैसे भी आपने पढ़ा ना, ये डीएनए है, तो इनके बीच नाइट्रोजन क्षार पाया जाता है। तो जीन जो होता है वो डीएनए पर पाया जाता है। एक शब्द यूज़ किया गया है किसके लिए, कुछ दूरी तक के नाइट्रोजन क्षारकों को एक जीन माना जाता है। मतलब जीन समझिएगा कायदे से कि वो जीन जो एक प्रकार का एमआरएनए बनाता है और उस एमआरएनए से एक प्रकार का प्रोटीन बनता है। मतलब डीएनए का वहाँ तक का नाइट्रोजन क्षारों का समूह, डीएनए का वहाँ तक का नाइट्रोजन क्षार का समूह जो एक प्रकार का एमआरएनए बनाता है, जिससे एक प्रकार का प्रोटीन बनता है, वो डीएनए का जीन कहलाता है, ठीक है। समझिएगा ध्यान से, डीएनए पर उपस्थित नाइट्रोजन क्षारकों का उतना क्रम जो एक आरएनए को बनाता है और उस एक आरएनए से एक प्रोटीन बनता है, जीन कहलाता है। ऐसे ही बहुत सारे, ऐसा नहीं होता कि एक डीएनए से सिर्फ एक एमआरएनए बनता है, नहीं, एक डीएनए से बहुत सारे एमआरएनए बन सकते हैं। चूंकि एक डीएनए पर बहुत सारे जीन पाए जाते हैं और एक जीन एक एमआरएनए का फॉर्मेशन करता है यूकैरियोटिक कोशिका में। अगर प्रोकैरियोटिक में देखेंगे तो प्रोकैरियोटिक में कई जीन एक ही एमआरएनए का निर्माण करता है, तो वो भी बताएंगे। तो यहाँ पर हम बता रहे हैं यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में कि यूकैरियोटिक में एमआरएनए कैसे बनता है। तो यूकैरियोटिक के डीएनए में कई सारे जीन पाए जाते हैं, हम यहाँ पर 2 बना देते हैं, जीन फर्स्ट और जीन सेकंड।
एक डीएनए में 2 जीन मान लो पाया जा रहा है, तो एक जीन से एक एमआरएनए बनता है और उस एक एमआरएनए से एक प्रकार का प्रोटीन बनता है। दूसरे जीन से दूसरा एमआरएनए बनता है और उससे दूसरे प्रकार का प्रोटीन बनता है। तो ऐसा एमआरएनए जो सिर्फ एक जीन से बना होता है, इस एमआरएनए को हम क्या कहते हैं? इस एमआरएनए को कहते हैं मोनोजीनिक आरएनए, एमआरएनए, मोनोजीनिक एमआरएनए कहते हैं, क्योंकि ऐसा एमआरएनए जो सिर्फ एक जीन से बनता है उसे हम मोनोजीनिक एमआरएनए कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, डीएनए का वह भाग जो आरएनए को बनाने में भाग लेता है, डीएनए का वह भाग जो आरएनए को बनाने में भाग लेता है उसे हम सिस्ट्रॉन कहते हैं, सिस्ट्रॉन कहते हैं। इसीलिए हम इसे क्या कह सकते हैं, ये एक सिस्ट्रॉन है, ये दूसरा सिस्ट्रॉन है। हम जीन को सिस्ट्रॉन नहीं कहेंगे, ध्यान रखेंगे, जीन अलग होता है, सिस्ट्रॉन अलग है। अभी प्रोकैरियोटिक में क्लियर हो जाएगा कि सिस्ट्रॉन क्यों कहते हैं। तो यहाँ पर मोनोजीनिक, या हम इसे दूसरे नाम से जान सकते हैं मोनोसिस्ट्रॉनिक, मोनोसिस्ट्रॉनिक, इंग्लिश में ऐसे सिस्ट्रॉनिक एमआरएनए कहते हैं, जो सिर्फ एक सिस्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। एक सिस्ट्रॉन यहाँ पर चूंकि यूकैरियोटिक कोशिका बनाए है ना, यूकैरियोटिक कोशिका का डीएनए, तो यूकैरियोटिक के डीएनए में जो सिस्ट्रॉन होता है उसमें सिर्फ एक जीन पाए जाते हैं। तो एक सिस्ट्रॉन, एक जीन, एक एमआरएनए। तो ऐसे हम एमआरएनए को क्या कहते हैं? मोनोजीनिक आरएनए या मोनोसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए। कहाँ पर बनता है मोनोजीनिक या मोनोसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए? कहाँ बनता है? यूकैरियोटिक कोशिका में। लेकिन अब इसी में ध्यान देंगे, अगर प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है, तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसका जो डीएनए होता है उसमें बहुत से जीन पाए जाते हैं। जीन तो इसमें भी बहुत से पाए जाते हैं, लेकिन फ़र्क क्या है बस उसी को ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए ये प्रोकैरियोटिक कोशिका का डीएनए है 5' 3' 3' 5'। तो यहाँ पर मान लीजिए ये इतना एक जीन हो गया, जीन फर्स्ट, फिर हो सकता है यहाँ से यहाँ तक जीन सेकंड, यहाँ से लेकर यहाँ तक जीन थर्ड। तो प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती है उसके डीएनए में कई सारे जो जीन होते हैं, कई सारे जीन मिलकर एक सिंगल आरएनए का, एमआरएनए का निर्माण करते हैं। ध्यान दीजिएगा, कई सारे जीन मिलकर एक सिंगल, एक ही आरएनए का निर्माण करते हैं। मतलब इस एमआरएनए पर 3 जीन का सीक्वेंस होता है। तो इस एमआरएनए को हम क्या कहेंगे? इस एमआरएनए को क्या कहेंगे बताइए? जो ढेर सारे जीन से बनकर बना, तो क्या कहेंगे? पॉलीजीनिक कहेंगे ना, पॉलीजीनिक एमआरएनए। या इसे हम क्या कहेंगे? कई सारे सिस्ट्रॉन से मिलकर बना हुआ है, तो इसे हम क्या कहेंगे? पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए। समझ में आया? पूछा जाता है मोनोसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए कहाँ पाया जाता है? यूकैरियोटिक में। पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए कहाँ पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में। क्या होता है? ऐसा एमआरएनए जो सिर्फ एक जीन से बना होता है उसे हम मोनोजीनिक एमआरएनए कहते हैं। ऐसा एमआरएनए जो कई जीन से मिलकर बना होता है उसे हम पॉलीसिस्ट्रॉनिक या पॉलीजीनिक एमआरएनए कहते हैं। ठीक है, तो आप इसमें लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट से लिखेंगे, जब एमआरएनए केवल एक जीन से मिलकर बना होता है तब इसे हम मोनोजीनिक या मोनोसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए कहते हैं, तथा मोनोजीनिक या मोनोसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए सिर्फ यूकैरियोटिक प्रकार की कोशिका में पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट से लिखेंगे, जब एमआरएनए कई जीन से मिलकर बना होता है, एक एमआरएनए कई जीन से मिलकर बना होता है, तब इस प्रकार के एमआरएनए को हम पॉलीजीनिक या पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए कहते हैं, और इस प्रकार का एमआरएनए प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे कि एक एमआरएनए की संरचना में कौन कौन से भाग पाए जाते हैं। तो हम पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए के बारे में नहीं बताएंगे, हम सिर्फ मोनोसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए के बारे में बताएंगे। एक मोनोसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए में कौन कौन से भाग पाए जाते हैं? एक मोनोसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए की संरचना, आप इसमें लिखेंगे एक मोनोसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए में निम्न भाग पाए जाते हैं। इससे पहले आपको हम
फिगर बनाना होगा। तो mRNA का आप ये फिगर बनाएंगे। एक्सॉन फर्स्ट, इंट्रॉन, जोन सेकेंड, इंट्रॉन, एक्सॉन थर्ड। ठीक है, ये संरचना आप बनाइए। प्राइमरी आरएनए ट्रांसक्रिप्ट, या इसे हम प्रीकर्सर आरएनए कहते हैं, प्रीकर्सर आरएनए, प्रीकर्सर एमआरएनए। आप ये फिगर पहले बना लीजिए कि इसमें ये प्रीकर्सर एमआरएनए जो डीएनए से बना है, फिर इसमें एक प्रोसेस होता है स्प्लाइसिंग, स्प्लाइसिंग के द्वारा ये बनता है। ये फिगर बना लीजिए, फिर उसके बाद हम आपको लिखवाते हैं। तो अब आप लिखेंगे एमआरएनए की संरचना में आपने लिखा कि एक मोनोसिस्टोनिक एमआरएनए में निम्न भाग पाए जाते हैं। सबसे पहला आप लिखेंगे कैप, CAP। ये कैप क्या होता है? तो लिखेंगे कैप में कि यूकैरियोटिक कोशिका या कुछ विषाणुओं के एमआरएनए पर 5' सिरे पर 7 मिथाइल ग्वानोसिन समूह पाया जाता है। ठीक है, लिखेंगे यूकैरियोटिक कोशिका के एमआरएनए या कुछ विषाणुओं के एमआरएनए के 5' सिरे पर 7 मिथाइल ग्वानोसिन समूह पाया जाता है। यह सिरा कैप कहलाता है। फिर लिखेंगे इस कैप के द्वारा ही एमआरएनए राइबोसोम से जुड़ता है, राइबोसोम से जुड़ता है। अभी बताया जाएगा कि क्यों राइबोसोम से जुड़ता है। ठीक है, दूसरा आप हेडिंग डालेंगे नॉन कोडिंग क्षेत्र। नॉन कोडिंग क्षेत्र, नॉन कोडिंग रीजन फर्स्ट। अब इसमें लिखेंगे कैप के पश्चात 10 से 100 न्यूक्लियोटाइड होते हैं जो प्रोटीन संश्लेषण में भाग नहीं लेते। इन्हें हम नॉन कोडिंग क्षेत्र कहते हैं। तीसरा आप लिखेंगे इनिशिएशन कोडॉन। ये हेडिंग डालेंगे तीसरा इनिशिएशन कोडॉन। तो आप पढ़ चुके हैं कि इनिशिएशन कोडॉन क्या होता है, चाहे प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक, इनमें सभी में इनिशिएशन कोडॉन कौन होगा? AUG। तो आप लिखेंगे प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिका के एमआरएनए में इनिशिएशन कोडॉन AUG होता है जो प्रोटीन संश्लेषण की शुरुआत करता है। अगला देखेंगे, इसके बाद क्या आता है? इनिशिएशन कोडॉन के बाद कोडिंग क्षेत्र। तो लिखेंगे कोडिंग क्षेत्र, कोडिंग रीजन। आप इसमें लिखेंगे कि यह इनिशिएशन कोडॉन AUG के बाद पाए जाने वाले नाइट्रोजन क्षारों का समूह है जो प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेते हैं। फिर इसमें आगे लिखेंगे इसमें उपस्थित सभी न्यूक्लियोटाइड एक जीन के निर्देश को प्रोटीन में अनुवादित करते हैं। यानी कि ये एमआरएनए से जितने भी जीन हैं वो प्रोटीन बनाती हैं। नेक्स्ट अगला पार्ट है टर्मिनेशन कोडॉन। पंचवां लिखेंगे टर्मिनेशन क्षेत्र, जिसे हम समापक क्षेत्र भी कह सकते हैं हिंदी में, समापक क्षेत्र। इसे हम शुरुआती क्षेत्र भी कह सकते हैं। टर्मिनेशन रीजन। इसमें लिखेंगे कि समापक क्षेत्र में पाए जाने वाले कोडॉन UAA या UAG अथवा UGA हो सकते हैं तथा इनके आने पर प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया रुक जाती है। नेक्स्ट हेडिंग ये पॉली ए सीक्वेंस लिखेंगे। छठवां पॉली
ए क्रम, पॉली ए क्रम क्या होता है? तो इसमें लिखेंगे पॉली ए क्रम में ये क्या होते हैं, तो लिखेंगे mRNA के छोर यानी एंड पर, छोर यानी एंड पर एडेनिलिक अम्ल अर्थात इसे हम पॉली ए कहते हैं, पॉली ए, ढेर सारे एडेनिलिक अम्ल जुड़े होते हैं, क्रम से जुड़े होते हैं, जिन्हें हम पॉली ए क्रम कहते हैं। अब हम नेक्स्ट स्टार बना के पॉइंट लिखेंगे कि यूकैरियोटिक डीएनए के ट्रांसक्रिप्शन से बने एमआरएनए पर क्रमशः सक्रिय व निष्क्रिय भाग पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्रमशः एक्सॉन व इंट्रॉन्स कहते हैं। ठीक है, सक्रिय भाग एमआरएनए पर कौन होता है? एक्सॉन्स, और निष्क्रिय भाग कौन सा होता है? इंट्रॉन्स। तो अब आप हेडिंग डालेंगे पहला एक्सॉन, और एक्सॉन्स के बारे में कुछ पॉइंट लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे यह वह क्षारक क्रम है जो प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है। एक्सॉन के आरंभ में एयूजी कोड होता है तथा अंत में यूएए, यूजीए या यूएजी कोड हो सकता है। अब दूसरा हेडिंग डालेंगे इंट्रॉन्स। इंट्रॉन्स के बारे में लिखेंगे पहला पॉइंट, यह दो एक्सॉन क्षारक क्रम के बीच उपस्थित न्यूक्लियोटाइड हैं जो प्रोटीन संश्लेषण में भाग नहीं लेते हैं। स्प्लाइसिंग प्रक्रिया द्वारा ये इंट्रॉन्स एमआरएनए से अलग हो जाते हैं। ठीक है, बस ये था इतना पॉइंट एमआरएनए के बारे में। एमआरएनए पूरा खत्म, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे एमआरएनए के बारे में हो चुके हैं। तो बस इस टॉपिक में बस इतना ही। भाग 10 में एमआरएनए की संपूर्ण संरचना के बारे में आपने पढ़ लिया। अब हम भाग 11 के अंतर्गत इसके आगे के टॉपिक्स, जो कि 2 आरएनए बचा हुआ है, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए, इनके बारे में आपको बताया जाएगा। अब इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके जवाब आपको जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में देना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, कौन कौन से वायरस में डबल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाता है? दूसरा क्वेश्चन है, आरएनए कौन कौन से वायरस में आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है? तीसरा क्वेश्चन, आरएनए कितने प्रकार का होता है? चौथा क्वेश्चन, मोनोसिस्टोनिक एमआरएनए किसे कहते हैं तथा पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए किसे कहते हैं? पांचवा क्वेश्चन, इनिशिएशन कोडॉन यानी शुरुआती कोडॉन कौन सा होता है तथा टर्मिनेशन कोडॉन यानी समापक कोडॉन या स्टॉप कोडॉन कौन कौन से होते हैं? छठवां क्वेश्चन, एमआरएनए का वह भाग जो प्रोटीन को बनाने में भाग लेता है, सक्रिय भाग जो प्रोटीन को बनाने में भाग लेता है, उसे क्या कहते हैं? सातवां क्वेश्चन, स्प्लाइसिंग प्रक्रिया क्या होती है? बस इन 7 क्वेश्चंस के आंसर आप जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस टॉपिक को पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, फिर सेकेंड ईयर में आएगा, तो बार बार इसको पढ़ने की कोशिश करिए। अगर कुछ और डिटेल में जानना है तो आप क्लास 12 के चैप्टर 6 को पढ़ सकते हैं, उसमें आपको डिटेल बताया गया कैसे एमआरएनए बनता है। तो अब नेक्स्ट पार्ट में जल्दी अपलोड कर दूंगा, तो जुड़े रहें बायोलॉजी इन हिंदी चैनल के साथ। धन्यवाद।